न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान की सीनियर टीम का व्हाइट वॉश कर दिया है। जब टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम 4-1 हारी, एक यंग टीम, तो यही बातें हो रही थी कि अरे अगर सीनियर्स होते तो आराम से जीत जाते, बाबर और रिजवान होते तो पता नहीं क्या तीर मार लेते। तो बाबर और रिजवान के आने के बाद न्यूजीलैंड की वो टीम जो शायद टी20 टीम से भी वीक टीम थी, उन्होंने ओडीआई सीरीज में एक बहुत ही गंदा व्हाइट वॉश किया है, जो कि एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा एम्बेरसिंग था रिजवान का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हमने पाकिस्तान की आवाम को बहुत डिसअपॉइंट किया है, हमने बहुत ही खराब परफॉर्मेंसेस दी हैं ऑफ लेट, लेकिन पीएसएल में हम परफॉर्मेंस देके पाकिस्तान की आवाम को खुश कर देंगे, क्योंकि वहां हम एक दूसरे से ही खेलेंगे। बाबर रिजवान को हराएगा, रिजवान शाहीन को हराएगा, शाहीन नसीम को हराएगा, और ट्रॉफी पाकिस्तान की पाकिस्तान में रह जाएगी। एंड में जीतेगा तो पाकिस्तान ही। लेकिन वो ये भूल गए कि भाई अब लोगों को इंटरेस्ट नहीं रह गया आपकी क्रिकेट देखने में। आज और भी बहुत तमाशे हुए, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा। बट इस मैच की बात करें स्पेसिफिकली, तो अगेन ये एक ऐसा मैच था जो पाकिस्तान की सबसे पहले तो डेथ बॉलिंग ने खराब करी। एक ऐसा पॉइंट था जब न्यूजीलैंड का स्कोर 31 ओवर में 164 था, एक 42 ओवर गेम, क्योंकि स्टार्टिंग में ड्यू टू ओवरनाइट रेन ग्राउंड काफी गीला था, जिसकी वजह से मैच लेट स्टार्ट हुआ। और 42 ओवर गेम में अगर 31 ओवर्स में एक टीम का स्कोर 164 फॉर 4 है और फिर 34 ओवर में 186 फॉर 5 है, तो एक तरीके से आखिरी के 8 ओवर्स में आप कह सकते हो कि आप आराम से उस टीम को 230 तक रोक सकते हो। लेकिन यहां न्यूजीलैंड ने बनाए 264, अगेन आखिरी के 10 ओवर में 100 रन बने। अब इतने रन कंसिस्टेंटली कौन पिटता है? कोई कंट्रोल नहीं है डेथ बॉलिंग में। नसीम शाह, जिनके बारे में पता नहीं कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें की गई थी, वो एक ऑर्डिनरी बॉलर बन के नजर आ रहे हैं। न्यू बॉल न्यूजीलैंड कंडीशंस में ऑफ कोर्स बॉल स्विंग करती है, लेकिन बॉल थोड़ी सी भी पुरानी हो जाए तो नसीम शाह बिल्कुल यूजलेस बॉलर नजर आते हैं। न्यू कमर आकिफ जावेद, जिन्होंने थोड़ा पेस के साथ टैलेंट दिखाया था स्टार्टिंग के मैचेस में, लेकिन उनके कंट्रोल के इश्यूज रहते हैं और किसी किसी स्पेल में वो जब पिटना शुरू करते हैं तो वो शाहीन शाह अफरीदी के भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आज डेथ ओवर्स में उन्हें 4 छक्के मारे माइकल ब्रेसवेल ने, और माइकल ब्रेसवेल ही वो प्लेयर थे जिन्होंने एंड में गेम पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया। 40 बॉलों पे 59 नॉट आउट, 6 छक्के मारे उन्होंने और मैच पलट कर रख दिया। अगेन न्यूजीलैंड की काफी नई टीम है, जिसमें कि अगर आप डैरेल मिचेल को निकाल दो टॉप 6 में से, तो फिर सारे प्लेयर्स नए हैं। वहां पर 264 लीक किए पाकिस्तान की बॉलिंग ने। अगेन सुफियान मुकीम पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर रहे बाई फार, जिन्होंने अपने 9 ओवर्स में 45 रन दिए। बट उसके अलावा सारे बॉलर्स बहुत ही ऑर्डिनरी नजर आए। और फिर जब बैटिंग आई तो भाई समझ के बाहर है। अब्दुल्ला शफीक कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? मेरे ख्याल से वो दूसरा बाबर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा रिजवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं समझ के बाहर है। 56 बॉल्स पे 33, एक 42 ओवर गेम है जहां 265 चेस करना है, ऑलमोस्ट 6.5 रन पर ओवर। 56 बॉल्स पे 33। मुझे समझ में आता है कि न्यूजीलैंड कंडीशंस हैं एंड ऑफ कोर्स आपको थोड़ा 10-20 बॉल लगते हैं स्टार्ट होने में। स्टार्टिंग के 5-6 ओवर आप चाहते हो कि बॉल में थोड़ी स्विंग है तो आप निगोशिएट कर लो, लेकिन आप कितनी देर तक उस चीज को ले जाना चाहते हैं? 16वें ओवर में पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा है एंड तब रन रेट था 4.5 का। रिक्वायर्ड रेट क्या थी? 6.5। और अगर 16 ओवर तक आपने कोई भी विकेट गिरने नहीं दिया है, तो 6-7-8 ओवर के बाद यू हैव टू टेक द अग्रेसिव रूट। लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं अब्दुल्ला शफीक ने। 56 बॉल्स 33। इमामुल हक रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, तो उनकी जगह बॉब्जी द किंग आए, और बॉब्जी द किंग अपनी उसी स्पीड से बैटिंग करते रहे जिसके लिए वो फेमस है। हाफ सेंचुरी तक वो कोई रिस्क नहीं लेते और वो उसी स्पीड में बैटिंग करते रहे। और दूसरी एंड से अब्दुल्ला शफीक ने तो टेस्ट इनिंग्स ही खेलनी शुरू कर दी। इवेंचुअली हुआ ये कि 16 ओवर्स में 73 पे जब पहली विकेट गिरी, उसके बाद उस्मान खान कंकशन सब्स्टिट्यूट में आए मामूल हक के, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। और तब तक प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि रिक्वायर्ड रन रेट 8 का पहुंच चुका था, और आने वाले हर बैट्समैन के ऊपर यही प्रेशर था
कि आते ही अग्रेसिव क्रिकेट खेलो। जैसी ही ऐसी सिचुएशन आई और बॉब्जी द किंग की हाफ सेंचुरी पूरी हुई, वो डैरेल मिचेल की बॉल पे पुल मार के आउट हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान के बॉटम हाफ पे ये जिम्मेदारी आ गई कि भाई बॉब्जी तो आउट हो गए हैं, अब हमें 20 ओवर में 160 रन बनाने हैं, और उस चक्कर में पाकिस्तान के विकेट गिरते चले गए। हालांकि जब तैयब ताहिर क्रीज पे थे तो एक आउटसाइड चांस था पाकिस्तान के लिए। 5 ओवर्स में 50 रन चाहिए थे लास्ट, जो कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में अचीवेबल है। 10 रन पर ओवर इन द लास्ट 5 ओवर्स। विकेट्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन अगर एक बैट्समैन अग्रेसिवली खेल रहा हो और दूसरे एंड से अगर उन्हें स्ट्राइक मिलती रहे, इट वॉज स्टिल अचीवेबल। लेकिन नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, कोई भी टिक नहीं सका एंड में, और सारे के सारे आउट हो गए। बेन सीयर्स, जिनको पहले 4 मैचेस में शायद 1 या 2 विकेट थे उनके इंटरनेशनली, उनकी बैक टू बैक 5 विकेट हॉल्स हो गए। 34 फॉर 5 लिया उन्होंने 9 ओवर्स में। तो बेन सेयर्स को इतनी ज्यादा इज्जत दी गई है पाकिस्तान की तरफ से कि उनकी खुद की कुछ बची नहीं। एनीवेज, अगेन मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट का डिक्लाइन कंटिन्यूज। बहुत ही पथेटिक परफॉर्मेंस ओडीआई टीम की तरफ से भी, बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में। मतलब वो जीतने की इंटेंशन ही नजर नहीं आई। स्टार्टिंग से बस ऐसा लग रहा था कि सब प्लेयर्स अपने अपने लिए खेल रहे हैं, और टीम की रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, किस तरीके से टारगेट को अचीव करना है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। आकिब जावेद एज अ कोच सुपर फ्लॉप हो गए हैं। वो घर में पंखे लगा के एक आध टेस्ट मैच जीत के वो हीरो बन गए थे, लेकिन वो अब एक्सपोज हो गए हैं। जेसन गिलिस्पी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई पाकिस्तान की कोचिंग का जो पूरा प्रोसेस और जो पूरा ड्यूरेशन उनका बीता है वो इतना घटिया रहा है कि अब वो कोई और कोचिंग का आप कह सकते हो टास्क, कोई जॉब लेना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की डिक्लाइन बहुत गंदे तरीके से चल रही है, एंड इट कंटिन्यूज। अब देखना पड़ेगा कि रिजवान की कैप्टेंसी रिटेन रहती है या कोई नया कैप्टन आता है, आकिब जावेद की कोचिंग रहती है या कोई नया कोच आता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।